नहीं। 737 को नए बेड़े में जोड़ रहे हैं, कार्गो बिजनेस को बेचने की बात कर रहे हैं। हो सकता है आगे ये कितनी ठीक है कितनी नहीं है, ये तो इस इंटरव्यू को जब आप पूरा देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा। फिलहाल निफ्टी तेज गिरावट दिखा रहा है, 450 अंकों की गिरावट, डे लो पे। राजेश पलवे इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही डे लो पे हैं। हम सेकंड हाफ में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है जो फर्स्ट हाफ में हो गया सो हो गया, अब तो गिरावट नहीं होगी, लेकिन ये तो बैक टू बैक बाजार टूट रहा है। 1000 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी टूट चुका है सर, करना क्या है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन सर। सो जिस तरीके से शॉर्ट्स ओपन होते हुए दिख रहे सिस्टम में, तो ये कोई भी पुलबैक जो आया भी था, एक बार अटेम्प्ट भी लिया था मार्केट ने, लेकिन 17,500 से वापस सप्लाई बनते हुए दिखा। और जिस तरीके से एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे सिस्टम में ओपन होते हुए दिख रहे हैं, अभी लगता है कि ये जब तक निफ्टी का क्लोज अब 17,550 के ऊपर नहीं होता है, कोई भी पुलबैक में अब शॉर्ट ही करना चाहिए। लोअर साइड पे अब लगता है 17,400 एक अच्छा सपोर्ट था, लेकिन वो भी पिछले 15-20 मिनट में टूटते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि नेक्स्ट मेजर लेवल जो बन रहा है अब निफ्टी के लिए, वो आएगा करीब 17,000 के आसपास, जो कि है 100 डे मूविंग एवरेज। तो अब हम 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट बनता है वो अब 17,000 के आसपास ही बनता है। तो जब तक हम 17,550 के ऊपर नहीं क्लोज करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी की निफ्टी में और भी सप्लाई आगे आने वाले दिनों में देखने को मिले, और 17,000 तक भी यहाँ से स्लाइड होते हुए दिख सकती है। को सुन के ये बात तो समझा सकते हैं, दर्शकों को कह सकते हैं कि फिलहाल भी थोड़ा रुक जाइए। ये 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की गिरावट है, निफ्टी की 450 पॉइंट की गिरावट में जल्दबाजी ना करें। अभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि बाजार वापस से रिवर्सल दिखा रहा है। ये हमने 18,000 से देखा, फिर 900 गया, 800 गया, 700 गया, और उसके बाद तेज गिरावट 3 दिन के अंदर ही सीधा 700 को खिसका के आज 300, और बाद में 300 के भी नीचे हम और भी जा सकते हैं। राजेश सर, ये एफआईज की सेलिंग की वजह से हो रहा है। हमने जो 5 बड़े कारण निकाले थे उसमें एफआईज की सेलिंग था, डॉलर इंडेक्स था, और कृषि कानून थे। आप सबसे ज्यादा सीवियर किसको मानते हैं, और ये ठीक होगा या फिर अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है इस बाजार के पुल बैक को? देखिए, मैं 2-3 रीजन यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हुए पिछले कुछ दिनों में, जिसके चलते अब ये मार्केट का सेंटिमेंट हर्ट होते हुए दिख रहा है। पहला तो अर्निंग सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसमें एक जो अर्निंग्स के ट्रिगर थे वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। कोई भी इमीडिएट यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर या कोई इवेंट लाइंड अप नहीं है, जिसके चलते कहीं मार्केट को कोई एक होप का सेंटिमेंट भी वहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहा है। एफआई की कंटिन्यूअस सेलिंग मार्केट में बनते हुए दिख रही। ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल है, और जो नया एक और जो हमें देखना है कि नेक्स्ट मंथ से जो F&O प्लेयर्स के लिए जो नया मार्जिन इंप्लीमेंट होगा, जहाँ पे 50% कैश मार्जिन होगा, जो कोलेट्रल के प्लेयर हैं उनके लिए भी काफी बड़ा एक यहाँ पे अमाउंट, उन्हें अगर सेम पोजीशन कैरी करनी तो 30 to 40% नया कैश डिप्लॉय करना होगा सिस्टम में, तब जाके वो सेम क्वांटम का पोजीशन यहाँ पे कैरी कर सकते। तो ये 4-5 रीजन है जिसके कारण मार्केट एक लोअर साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कंटिन्यूस सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। मार्केट ने अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए होते हैं, उनके नीचे अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो 50 डे टूटना, मूविंग एवरेज टूटना भी एक काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बुल रन में हम ट्रेड कर रहे हैं तो जनरली 50 डे मूविंग एवरेज को मार्केट रिस्पेक्ट देता है, होल्ड करता है, और वहां से पुल बैक बनता है। लेकिन इस बार की सेलिंग में जो सप्लाई बना है उसने कहीं भी 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड नहीं किया। और अब जिस तरीके से इंटेंसिटी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से शॉर्ट ओपन हो चुके हैं सिस्टम में, वो ये दिखाते हैं कि सारे सेक्टर के मेजर स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, वहां पे उनका नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर भी नेगेटिव साइड पे टर्न होते हुए दिख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रेशर बनाते हुए दिख रहा है। कहीं भी बाइंग करने में कंफर्ट यहाँ पे मार्केट में इसीलिए बनते हुए नहीं नजर आ रहा है। तेज गिरावट मार्केट के अंदर है, 1250 अंकों की गिरावट इस बैंक निफ्टी में, 450 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी। जो 5 बड़े कारण थे उसमें एक कारण यूरोप में बढ़ते हुए कोविड केसेस भी थे, और 30% जो यूरोप पूरी तरह से डिस्टर्ब भी है। ये भारत के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है कि कोविड के मामले या सिर्फ व्यापार भी है, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ है। शरद, जरा जल्दी से बताइए भारत यूरोप कनेक्शन विद कोविड। और अगर देखा जाए तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो उस पर हम लोग देख सकते हैं, स्पेशली जो FDI इनफ्लोज है उनमें बहुत एक अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। और यूरोप जो है लगभग 19% टोटल एक्सपोर्ट्स भारत का जो है यूरोप जाता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और इसमें क्या रिलेशन है, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके हमने नाम लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिकल्स आता है, मशीनरी आता है, ये सब लगभग
$2.8 बिलियन से लेके ऑलमोस्ट $3 बिलियन तक जो है एक्सपोर्ट्स होते हैं हर साल। तो हमने ये डेटा जो है गवर्नमेंट से उठाए जो पहले फर्स्ट हाफ FY22 के हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स है अपार्ट फ्रॉम आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, मिनरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जेम एंड ज्वेलरी है, कुछ एपरल है और फार्मा के जो है हम सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब ये कौन से स्टॉक इम्पैक्ट्स होंगे, उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है? स्पेशली देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स में तो कुछ कुछ सेगमेंट्स है जो हमने स्टॉक्स निकाले हैं तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले रहेगा ऑर्गेनिक केमिकल्स, वहाँ पे विनती ऑर्गेनिक्स, टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स जो हैं इनके एक्सपोर्ट लेवल से लगभग 25 से लेकर 35% तक जो है इनके एक्सपोर्ट्स जाते हैं यूरोपियन मार्केट्स में। यूरोपियन यूनियन कहेंगे क्योंकि यूके जो है ऑलरेडी जो है एग्जिट हो गया है ब्रेक्जिट के कारण, तो उनके जो है काउंट नहीं किया जाएगा। ऑटो में मदरसन सुमी, MNC प्लेयर्स जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज और वैबको, इनके भी जो है बहुत सारे पार्ट्स जो है आपको एक्सपोर्ट होते हैं और ये सारे जो स्टॉक्स है फोकस में रहेंगे। एपरल में भी जो है हालांकि आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली एक्सपोर्ट डेटा पे, लेकिन एक थोड़ी सी इंपैक्ट पड़ सकती है स्पेशली आपके वेल्सपन इंडिया, नाहार स्पिनिंग, पेज इंडस्ट्रीज, अरविंद, ये सारे स्टॉक्स में भी जो है फोकस रहेगा। उसके अलावा जेम एंड ज्वेलरी जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज है उसमें वैभव ग्लोबल ले लीजिए, राजेश एक्सपोर्ट्स ले लीजिए और टाइटन ले लीजिए, तो इनके जो है एक्सपोर्ट के कारोबार भी है यूरोप में फैले, ज़्यादा नहीं है पर लगभग 5 से लेकर 15% आपका टाइटन के लिए है और वैभव ग्लोबल और राजेश एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 70 to 85% यूरोपियन यूनियन में है। उसके अलावा मिनरल रिलेटेड स्टॉक्स में वेदांता, GMTC और हिंदुस्तान कॉपर रहेगा फोकस में। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वहाँ पे भी आप हैवेल्स ले लीजिए, GNTD ले लीजिए, ABB पावर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, जिनका एक MNC के साथ ताल्लुकात है, वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट जो है देखा जाएगा। और आखिर में फार्मा सेक्टर भी रहेगा फोकस में, जहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज ले लीजिए, सन फार्मा, बायोकॉन, GSK फार्मा, जिनके अपने जो कंपनीज के जो बहुत सारे आपके यूनिट्स हैं जो लगे हुए यूरोप में, उनमें भी एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो ओवरऑल जो है ये यूरोप, कोविड और भारत के स्टॉक्स का ये कनेक्शन हमने निकाला। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट शरद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संजीव हसीन से। संजीव, आप दिवाली के आसपास या शायद उसके पहले भी थोड़ा वार्न तो कर रहे थे कि बाजार में एक लास्ट अच्छी खासी पीक ऑफ पेसिमिज्म आना शायद बाकी है, उसके बाद आप कमर कस के बैठिए और उसके बाद बाय करना शुरू कर दीजिए। तो क्या वो समय आ गया है संजीव, या आपको यहाँ से थोड़ा और वर्सन होता हुआ नजर आता है? क्योंकि अब तो इन्वेस्टर्स को दिल के दहला देने वाला फॉल हो रहा है पूरा मार्केट में। हाँ, गुड आफ्टरनून अजय जी, आपने सही फरमाया। आपको यही कहा था 17,200, 17,300 आ सकता है, बट अब वो समय है। Now you are making the bottom for the rest of this year, and I can tell you before the budget you are going to see new highs. So this is the time, put your money where your mouth is. उसके सिंपल कारण है, Japan has just announced a very big stimulus. यूरोप जहाँ पे वो कह रहे हैं एपिसेंटर है, there EU is going to print more money. In fact, all European indices are up. और हमारे लिए जो घबराहट थी वो एक ही कारण था, जो आपके ये इतने हाई फ्लाइंग IPOs हैं। So foreigners are losing money in the IPOs or the whatever the private equity players, और इस कारण से यहाँ पे डंपिंग है। यहाँ पे डंपिंग भी फियर है। सो मैं जिस तरह से मार्केट को ट्रैक करता हूँ अजय, मैंने अपने लाइफ में इतने रिटेल स्ट्रेंथ नहीं देखी छोटे टियर टाउन से, और मुझे लगता है उनके लिए तो वो बेचने के लिए नहीं, वो लेने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये अब समय आ गया जो आप वेट कर रहे थे 18,000, जहाँ पे बहुत फ्रॉथी था 18,400, 500 जहाँ हमने कहा था, बट ये 17,200, 300 में आप मिस मत कीजिए, क्योंकि ये अब हम वी आर मेकिंग बॉटम्स फॉर दिस ईयर, और न्यू हाइज आर डेफिनेटली ऑन द एनुअल बिफोर 1st of February। संजीव सर, अभी मैं ना कुछ दिन पहले आपकी तस्वीर देख रहा था, आप एक मंदिर में भी गए थे, शायद डाकोर अहमदाबाद में कोई मंदिर था, वहां पे गए, आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी लग रही थी। भगवान से आपने जो आशीर्वाद मांगा था वो क्या मांगा था? बाजार चल जाएगा यहाँ से, ये वाला आशीर्वाद मांगा आपने? नहीं सर, भगवान से हमने कहा कि देखिए उतार चढ़ाव तो होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की डिम्पी। और मैं बताऊं, जो पंडित जी ने मेरी पूजा कराई, हाँ। उनके पास आपको बताऊं तो क्या पोर्टफोलियो है, उनके टॉप होल्डिंग एशियन पेंट, स्टेट बैंक और टाटा मोटर है, और पंडित जी कह रहे हैं कि लेने को क्या है वसीम साहब, आप बताइए। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ सिर्फ हम नहीं, पंडित जी भी, भगवान की भी तृष्णा हुई, और गुजरात में तो आपको पता है भगवान की तृष्णा है। तो मुझे लगता है ये आज ही मेरे हिसाब से तो बॉटम बन जाएगा। अगर आपने अब ये बेचने में मिस किया तो अब लेने में मत चूकिए। संजीव, ये बताइए कि बाजार में जो थोड़ा सेंटिमेंट खराब ये हो रहा है कि हम समझ रहे हैं कि भाई ये रोल बैक ऑफ रिफॉर्म्स तो नहीं है, कुछ बहुत बड़ी
सरकार प्रेशर में तो नहीं आ रही है, बहुत रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट रही है अभी तक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर में आ रहे हैं यूपी इलेक्शन के पहले, इस तरह की बातचीत भी चल रही है। आपको लगता है उसका भी योगदान है थोड़ा बहुत कहीं सेंटिमेंट को खराब करने में? अजय देखिए, जब बाजार खराब होएगा तो आप उसमें और टिप्पणी निकालेंगे, नॉट यू, मार्केट वाले कहेंगे कि रिवॉल्व बैक ऑफ रिफॉर्म। अरे सरकार ने इससे बड़ा बजट नहीं दिया, अगर उनका भी प्रेरोगेटिव है अपनी पार्टी को सपोर्ट करना, तो ये हु केयर्स, इतना कौन सा आपके पास, यू एनीवे कंज्यूम मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंपोर्ट्स, तो आई डोंट थिंक इट। आप दूसरी तरफ ये नहीं बता रहे कि सरकार ने ये कहा है कि अगले 5 दिन में कमेटी में जीएसटी के रेट्स पे कटिंग करेंगे, विच अगेन मींस के कंजम्पशन में जो जीएसटी में अगर स्लैब ही लोअर हो गया तो दैट वुड बी द बिगेस्ट सरप्राइज विच वी आर लुकिंग फॉर। तो रीड बिटवीन द लाइंस। अब इसके लिए मार्केट इतना घट गया तो उसके लिए हम कारण दे, वो भी मेरे हिसाब से इट्स अ थिन लाइन, Right. सो आई डोंट थिंक पॉलिटिकली। चलिए 4-5 अच्छे स्टॉक्स आप बता के जाइए हमारे व्यूअर्स के लिए, जो अभी 5-10% आ गए और 20-25% एक महीने में उतर आए और वहां पे अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सारे बैंक्स लीजिए, बिकॉज देखिए क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग। और अजय जी, अगर तेल $75 आ गया, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। इन्फ्लेशन नीचे आ गई, उसके बारे में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ एफआईज ने पेटीएम और XYZ में मैंने अनाप शनाप पैसा लगाया, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन आप लीजिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट, चोला फाइनेंस, एक्सिस बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और अंबुजा। आप इनमें पैसा कमाएंगे। तो मेरे को कोई दो राय नहीं कि 1500 पॉइंट का मैं फॉल, हाँ मैंने ये नहीं सोचा था 3-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पैसे पे बैठा तो लेने का मौका है। मैं ये भी बता दूं, गुजराती आदमी तो बहुत सियाना है पैसे के मामले, वो तो बोल रहे हैं वसीम साहब लेने वाले शेयर बताइए, बेचने वाली बात भूल जाइए। वसीम साहब, आप इतने एग्रेसिव होके सब कुछ बता रहे कि भाई खरीद लो, बैंक खरीद लो। अच्छा, ये 1 घंटा जो बचा है इसी में खरीद ले या फिर कल तक की भी वेट करनी है? आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आज ही खरीद ले? डिम्पी जी, अगर मैं टाइमिंग कर सकता तो मैं भी मुकेश अंबानी के पास होता। मैं तो बहुत ही साधारण आदमी हूँ और टाइमिंग मैंने 30 साल में नहीं देखी। अब जो रो रहे थे कि 18,500 पे माल नहीं मिल रहा, तो लो ना, HDFC बैंक कह रहा है मेरी क्रेडिट की कासा रेशियो हाईएस्ट एवर है। ICICI बैंक की जो बुक है, जो उसके बाकी बिजनेसेस है, दे आर डूइंग इन द बेस्ट स्पेस। फेडरल बैंक कह रहा है जितना डिपॉजिट मेरे को केरला से और गोल्ड लोन से आ रहा है कभी मैंने नहीं देखा। IDFC फर्स्ट के वैद्यनाथन जी कह रहे हैं कि मेरे निम्स आए 5.5, द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। चोला फाइनेंस कह रहा है कि सेकंड हैंड मार्केट में रीयूजेबल कार में ऐसा बिजनेस नहीं देखा जो रिजल्ट्स में है। अल्ट्राटेक अंबुजा कह रहे हैं कि स्मॉग तो दिल्ली में खत्म हो गई और 10 दिन में बिल्डिंग वापस आ जाएगी, भाव वापस बढ़ जाएंगे सीमेंट के। तो रीड बिटवीन द लाइन, ब्लू चिप्स आर गिविंग यू द चांस ऑफ द लास्ट 2 मंथ। और रिलायंस, आपने मुकेश भाई की बात की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या व्यू बन रहा है? करीब 10-15% निकल गया एक महीने में। अरे वो तो आपने सोने पे सुहागा कह दिया। मुकेश भाई ने कहा 1400 रुपए पे जो सौदा होना था, उससे उसको उनको भी नहीं पता था कि ये 18 महीने अगस्त 2019 के बाद कैसे रहेंगे, जहां उन्होंने जियो और ग्रीन एनर्जी में 2.5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। और वो क्यों अपना पीस मील बिजनेस बेचे 1400 के जगह 2700 के भाव में? तो आंखें बंद करके रिलायंस लीजिए। दिस इज अ मिसकंसीव्ड फॉल। They don't need the participation or the money right now. They are a debt-free company, and green energy and digital is the new wave. Bharti has just raised prices. Jio will be on the anvil. You can't get a better time to enter into Reliance because of fear. ठीक है संजीव सर, अब मैं आपको एक आप ऐसा बताते ना तो वैसे रुका नहीं जाता। आप मेरे को जरा ये बताओ, पेटीएम लेना है कि नहीं लेना? 2100 वाला मिल रहा है 1400 रुपए में, उससे भी सस्ता। नहीं सर, इतना सैवी इन्वेस्टर मैं नहीं हूँ और ना मैंने इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी कर सकता हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं जो मेरे को दिखता है, जहां बैंकों पे मुझे बहुत रंगत दिखती है, मैं तो वो लेने को हूं। ठीक है संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह पूरी ऊर्जा से भरे हुए और आप बिल्कुल स्पष्ट बात करते हुए कि देख लीजिए जो भी आपको ठीक समझ में आता है, लेकिन लीजिए बैंक्स, यहाँ पे बैंकिंग में अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ हैं जो कि टेक्निकली देखते हैं, और साथ ही राजेश पलवी भी हमारे साथ हैं जो कि आपको बता रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। श्रीकांत, जो अभी वसीम साहब बोल रहे थे आपने भी सुना, आपका व्यू पॉइंट क्या, या फिर आपका व्यू पॉइंट थोड़ा अभी अलग है, बैंक निफ्टी में थोड़ा रुक के आना चाहिए? गुड आफ्टरनून।
देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो वसीम साहब बोल रहे हैं, हम भी उसी एक्चुअली बेस पे है, और हमें लगता है कि मार्केट जो 18,600 के करीब था, वो आज अनएक्सपेक्टेडली 17,300 के करीब आया है। हमें नहीं लगता था कि आज के दिन में हम 17,300 देखेंगे। हमें लग रहा था कि शायद 17,600 टूटा है तो आने वाले 3 या 4 दिनों में हम धीरे धीरे 17,300 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट काफी बढ़ चुका था, मार्केट में काफी सारे ओवरबॉट पोजीशंस थे, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मार्केट में एक मंथली एक्सपायरी के नियर बाय हम लोग आ चुके हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो गिरा है मार्केट, वो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। और जैसे वसीम साहब ने बताया, हमें भी यही लगता है कि फोकस करना चाहिए बैंक्स के ऊपर, फोकस करना चाहिए ईवी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है वहां पे, और सिलेक्ट मेटल कंपनीज के ऊपर, क्योंकि वहां पे ग्रोथ स्टोरीज है। और आने वाले दिनों में हमें यकीनन ये लेवल से हमें बिल्कुल तेजी देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ये हमारा टॉप पिक है प्राइवेट बैंक से। पीएसयू बैंक्स में देखा जाए तो कैनरा बैंक के साथ साथ स्टेट बैंक के ऊपर हम दाव लगा सकते हैं। करंट लेवल से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी में जो फॉल आया है, ये 17,300 17,200 के रेंज में एक बार डेफिनेट रिबाउंड करेगा। अगर आप पुट कॉल रेशियो देखते हो तो वो काफी गिर चुका है। तो आने वाले 1 या 2 दिन में हमें इमीडिएट रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करें, स्टेट बैंक पे फोकस करें, कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी में से हिंदुस्तान लीवर अच्छा लग रहा है, और ऑटो में टाटा मोटर्स पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमें लगता है 550 या 600 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है। तो ये 4-5 स्टॉक्स के ऊपर आप नजर गाड़ के रखिए। प्लस आईटी में अगर फोकस करना है तो इन्फोसिस ऑलवेज हमारा टॉप पिक है। यहाँ से हमें लगता है ये 2000 के लेवल्स के करीब जा सकता है, उसे बाय कर सकते हैं। टीसीएस है और टेक महिंद्रा है। आई थिंक ये 4-5 आइडिया के ऊपर आप फोकस कीजिए। अगर मार्केट यहाँ से अगर और करेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन आई एम टेलिंग यू, आप इसे और ऐड कीजिए। आने वाले वेरी शॉर्ट टर्म में, यानी कि मुझे लगता है 1 हफ्ते से लेकर 3 या 4 हफ्ते तक बिल्कुल हमें इसमें ही काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, भरोसा मार्केट के एनालिस्ट आपको दिला रहे हैं कि आप बने रहे भी फिलहाल, और जहां पे आपको ट्रेड लेना हो थोड़ा बैंकिंग ज्यादा ठीक लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम भी आपके साथ ही हैं, तुरंत लौट रहे। भारती केवल एक ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है इससे मार्केट अभी, लेकिन 6-7% गेन वाला। इनफैक्ट वेदांता भी काफी इस समय डेज हाई पे आ गया है, लेकिन भारती के ऊपर फोकस करते हैं। 4% के गेन्स, और ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं आया जो ओवरनाइट आज सुबह एक्चुअली जो टैरिफ हाइक आया प्रीपेड में। भारती के हेड मिस्टर मित्तल ने ऑलरेडी ये अपने लास्ट पब्लिक अपीयरेंस में इंडिकेट कर दिया था कि आरपू यहां से बढ़ने चाहिए और प्रेशर है और इस डायरेक्शन में कंपनी सोच सकती है। हिंट किया था सितंबर में। आइए सुनते हैं एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने। We were at 204 rupees before Jio came in 2016 September, and at that time the consumption of data was less than 1 gigabyte a month. It was more like 850 MB. Today we are at less than 150 and the consumption is 16-17 gigabytes a month. So the deal that has to be there for the customers is they must enjoy the data that they are used to now, 16, 17, 18 gigabytes. But can we just go back to where we were in 2016 when they were consuming 1/16th or 1/20th of what they're consuming today? And in real terms, after 5 years to spend 200 means they're actually spending 160, 170 if you count for inflation. So that's all we're looking at. So that much we have to get to. Without that, you will be in either negative or low IRRs for the industry. That cannot be acceptable for an industry which has massive capital expenditure. Which industry, whether take large fertilizers, refineries, the steel industry, which industry spends every year 20,000 plus crores on its capex? None. And then I'm not even adding the spectrum, which is another burden that comes every 1, 2, 3 years. So 25, 30,000 crores it has to go every year. And this is not going to stop. 5G will move to 6G, more digital requirements will come through, more data centers will be required. You need to generate capital. And then you finally, for God's sake, after 25 years, need to give something back to the shareholders. So it needs to get to a right level. My desirable level is 300 rupees. That will be bold. I think that we are not anywhere close to, but to get to 200 will be a very justified approach to tariffing. राइट राजेश, क्या लग रहा है भारती पे?
740 के लेवल पे यहां से फॉलोअप बाइंग लगती है आपको? जी अजय जी बिल्कुल, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है भारती का, और जिस तरीके से इस वोलेटाइल मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ को बना के स्टॉक जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है हायर साइड पे, और अगर हम देखें तो स्टॉक में डेली, वीकली और मंथली सेटअप के हिसाब से एक कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, तो हमें लगता है बिल्कुल भारती में जैसे ही स्टेबिलिटी बनेगी मार्केट में, तो भारती में एक यहाँ से 790 से 820 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे बिल्कुल बनते हुए दिख सकती है। तो ये बाय एंड डिप्स की कैटेगरी में अब ये स्टॉक आ चुका है, तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भारतीय एक एप्रोप्रिएट स्टॉक रहेगा। यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे 740 से लेके 720 ये एक रेंज है जहाँ पे इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें अगर कोई डिप मिलती भी है स्टॉक में तो, और यहाँ से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 705 का। अपसाइड के टारगेट हमें 790 से 820 तक के इसमें आते हुए लगते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है, तो ये रहेगा भारती एयरटेल पर व्यू, राजेश की राय रहेगी। अब हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी बने हुए हैं। श्रीकांत, वेलकम टू द शो। आप क्या देख रहे हैं बड़े रीजंस यहाँ से फॉल के, और अब जब ये 17,400 का लेवल टूट चुका है तो दूसरा इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है अब? देखिए, अगर रीजन की बात करें तो वैसे ग्लोबल हेडविंड्स तो काफी सारे थे, और अभी जो एक डोमेस्टिक न्यूज फ्लो बना, मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया, और इसी वजह से जो ट्रेडिंग पोजीशंस है वहां पे हमें लिक्विडेशन देखने मिला है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एफआईएस जो है वो कंसिस्टेंटली एफआईएस अपने इक्विटीज को बेच रहे हैं, और उसके दो रीजन है। एक तो ये है कि उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट आईपीओ में किया है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो डॉलर इंडेक्स है, जो डॉलर की वैल्यू है वो लगातार बढ़ते जा रही है। 92 के करीब था, 96 के करीब आ चुका है, 96 से शायद अगर उनका प्रोजेक्शन अगर 98 होगा तो हमें ये बिकवाली और देखने मिलेगी। और अगर आप पिछले महीने में देखेंगे तो 25,000 करोड़ का उन्होंने माल बेचा था, इस महीने में उन्होंने 10,000 करोड़ का माल बेचा है। तो ये जो एक कंसिस्टेंट सेल ऑफ जो था उसी का ये प्रेशर है, और इसी वजह से मार्केट गिरा है। लेकिन हमें साथ ही साथ लगता है कि ये मार्केट में जो पोजीशंस लॉन्ग थी उसका लिक्विडेशन हुआ है, और 17,000 मुझे लगता है कि जो आज 280 के लेवल्स बनाए थे वो भी काफी अच्छे, लेकिन 17,300 से लेकर 17,200 का एक रेंज है। इस रेंज में आप इन्वेस्ट कीजिए, यकीनन हमें लगता है कि ये रिबाउंड मिलेगा, और वापस जो निफ्टी है वो एक बार 17,800 17,900 के लेवल्स वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो 17,300 17,200 एक लेवल है कि जहां पे आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। श्रीकांत, इस वक्त अगर आप सेक्टोरिकली देखें तो सबसे ज्यादा जो फॉल आज के सेशन में जो दबाव है सबसे ज्यादा वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर है। लगभग 5% यहाँ से टूटा, और बैंकिंग के लिए लगातार बैंकिंग फाइनेंस एक अच्छा स्पेस है जहां इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से हर एनालिस्ट बता रहे हैं ऐड इन करने के लिए। क्या आप यहाँ ऐड करने की सलाह देंगे पीएसयू बैंक्स को, या आपको लगता है कि अभी यहाँ से फॉल और होगा? देखिए, जो न्यूज फ्लो बना है वो एक न्यूज फ्लो इंपैक्ट करता है पूरे पीएसयू सेक्टर को, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स है वो भी डाउन है, और जो पीएसयू ओवरऑल सेक्टर से रिलेटेड है वो भी डाउन है। लेकिन हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, और इसके बाद हमें लगता है, और ये जो बोलते हैं ओवर एक्सुबरेंस भी हो रहा है मार्केट में, तो ब्रॉडली हमें लगता है कि जहां पे अर्निंग्स है, जहां पे क्लियर कट बिजनेस दिखाई दे रहा है, वहां पे हमें बिल्कुल इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। और स्टेट बैंक हमारा प्रिफर्ड पीक है जो करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। हमें लगता है कि ये 600 से लेकर 650 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें लगता है जो पीएसयू बैंक में अगर कोई दूसरा स्टॉक लेना है तो वो है कैनरा बैंक। ये भी स्टॉक काफी अच्छी तरीके से करेक्टेड है 210 के करीब। अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हो तो कभी ये 850 के करीब ट्रेड करता था, और गिरते गिरते स्टॉक 100 रुपए के करीब आया था। तो इसमें काफी बड़ी गुंजाइश है टेक्निकली, और काफी अच्छे लेवल्स है करंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये दो स्टॉक्स पे तो आप बिल्कुल फोकस करके और इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये पसंद रहेगी श्रीकांत की। और इस वक्त हम पहले भी देख चुके हैं कि लगभग 22 स्टेट्स हैं जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पे वैट घटा दिया था, और अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की तरफ से भी आ रहा है, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे और भी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात होगी, कहीं मत जाएगा। बाजार में कुछ खास रिकवरी की अटेम्प्ट तो नहीं हो रही है, लेकिन एक और मुद्दा है जो क्लियरली एक थोड़ा वेट, अपनी गिरावट में थोड़ा वेट ऐड कर रहा है, और वो है जो बाजार ने कृषि कानून को वापस लिया है, जो फार्म लॉज को सरकार ने जो वापस लिया है, वो बाजार को बहुत पसंद नहीं आया। इनफैक्ट
कुछ लोगों ने उनको ये बोला भी है कि ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट है और कहीं ऐसा ना हो, लोग डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरे रिफॉर्म्स को भी स्लो डाउन कर ले। इनफैक्ट हम थोड़ी देर में स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर की भी बात आपको सुनवाएंगे, जो हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, उन्होंने क्या कहा। लेकिन उससे पहले गोल्डीलॉक्स के गौतम शाह समझ लेते हैं कि इस बाजार की फॉल को किस तरह रीड करना चाहिए। मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो रिलायंस और बैंक्स हमें अभी भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए। सो बैंकिंग में हमारा टॉप पिक्स हमेशा से आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक और कोटक रहा है और रिलायंस तो हमें अच्छा लगता ही है। करेक्शन आई है, थोड़ी बहुत न्यूज फ्लो है, उसके कारण आज गिरावट है, बट आई थिंक इट्स टेम्पररी इन नेचर। रिलायंस का मीडियम टर्म चार्ट अभी भी अच्छा है और ये दोनों पॉकेट्स जो बड़े पॉकेट्स है मार्केट के, ये बाजार को होपफुली स्टेबलाइज कराएंगे। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में नहीं, बट अगर आपका थोड़ा सा लंबा व्यू पॉइंट है तो इनमें डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। और अगर आप बाकी के सेक्टर्स देखें तो वो तो काफी खराब सिचुएशन में है, चाहे वो फार्मा हो, मेटल्स हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, उसमें तो कोई भी स्ट्रेंथ ही नहीं है। बट बैंक्स एंड रिलायंस मेरे हिसाब से अच्छे करेंगे मीडियम टर्म के हिसाब से। दिवाली के टाइम पे मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट थी, ओवरहीटेड थी, एक फ्रेंजी था क्योंकि हर कुछ चल रहा था मार्केट में और चार्ट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उसी के कारण हम लोग ने कहा कि 18,500-600 में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और धीरे धीरे मार्केट ये 1000 पॉइंट ऊपर से चला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट 2.5 वीक्स, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स काफी स्टेडी रहे थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इस पूरे 1 महीने में अर्निंग्स काफी अच्छी रही है। यू नो, कंपनीज हैव कम अप विद वेरी गुड अर्निंग्स, दे हैव बीन बीटिंग द स्ट्रीट्स, बीटिंग द एक्सपेक्टेशंस, जो हम लोग ने टाटा स्टील जैसे स्टॉक में देखा। और उसके बावजूद आई थिंक मार्केट्स में फॉल आई। सो मार्केट हैज स्टॉप्ड रिएक्टिंग टू पॉजिटिव न्यूज, जो एक अच्छी साइन नहीं है। बट ये एक नॉर्मल कंसोलिडेशन फेज है। हमने बहुत बड़ी तेजी देखी, निफ्टी 15,000 से वर्चुअली नॉनस्टॉप 18,600 तक गया और अभी तक भी 10% का करेक्शन हमने ऊपर के लेवल से नहीं देखा है। तो थोड़ी बहुत और प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन हो सकती है। 13,300 से 400 का अच्छा सपोर्ट है। मेरे हिसाब से मार्केट एक बार वहां पर स्टेबलाइज हो जाएगा और ऊपर में 18,100 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सो निफ्टी के लेवल पे कोई ज्यादा मंदी नहीं लग रही है, एक रेंज में रहेगा और काफी स्टॉक्स जो ओवरहीटेड थे, जिनमें गिरावट लग रही थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहां से कोई मेजर डाउनसाइड नहीं लगती है। बट एक ही थोड़ा सा कंसर्न है मेरे को कि ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी अब वीक हो रही है। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स को देखें और जो कोविड का जो एक नया वेव यूरोप में आया है, उसके कारण अगर थोड़ी सी वीकनेस ग्लोबल मार्केट्स में आती है तो इंडिया इंपैक्ट हो सकता है। बट आई थिंक ये अगले 5, 7, 10 दिनों का बात है। दिसंबर में होपफुली थिंग्स विल स्टेबलाइज और बाजार वापस एक अपट्रेंड की ओर में चलेगी। ऑलराइट, तो ये आज हम गौतम शाह से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ सेक्टर्स पर अपनी ओपिनियन दी और साथ ही बताया कि उन्हें अभी यहाँ से रिलायंस और बैंकिंग दोनों ही अच्छे लगते हैं। हम कृषि कानून की बात कर रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों को, फार्म लॉस को रिपील किया गया है। ये इस पर आज सुबह जब हमने इस फैसले पर, जब हमने ईटी नाउ के कंसल्टिंग एडिटर स्वामीनाथन अय्यर से जब बात की तो उन्होंने अपना क्या रिएक्शन दिया। ये इंडियन इकोनॉमी पे जरूर असर होगा, बुरा असर होगा। अभी मिस्टर मोदी कह रहे हैं कि भाई हम एक बड़े एक्सप्रेसवेज के नेटवर्क बनाएंगे, गैस पाइपलाइन के नेटवर्क बनाएंगे, वाटरवेज का नेटवर्क बनाएंगे, ऑल इंडिया ग्रिड बनाएंगे, सोलर एनर्जी विंड, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम। उन्होंने बोला कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो पुराने पोर्ट्स है, रोड्स है, पावर स्टेशन है, उनको बेच के हम नए वाले न लगा। इन सब के लिए प्राइवेटाइजेशन की वजह से उन्होंने सोचा हम बहुत से पैसे निकालेंगे इस इन्वेस्टमेंट के लिए, नए प्रोजेक्ट। आप सोचिए कि हर एक ट्रेड यूनियन अब बोलेगा अरे भाई जैसे किसानों ने एजिटेशन किया और मिस्टर मोदी साहब को बंद कर दिया, हम भी एजिटेशन करेंगे, हम भी बंद कर देंगे। अगर सिर्फ एक कंपनी में या एक कंपनी में हुआ शायद मिस्टर मोदी कभी आगे चल सके। अगर सोचिएगा अगर 10-15 जगहों में स्ट्राइक शुरू हो जाएगा, वो क्या करेंगे? कोशिश होगा ऑपोजिशन पार्टीज, ट्रेड यूनियंस को कि हम जुड़ के एक नेशनल स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से मिस्टर मोदी पीछे भागेंगे जैसे किसानों के पीछे वो भागे।
तो ये भी बहुत बुरी चीज होगी पूरी इकोनॉमी के लिए। ये जो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स नहीं चल पाएंगे और उसके वजह से जो मिस्टर मोदी के फंडिंग है, जो पैसे चाहिए उनके बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए, वो पैसे नहीं मिले। वही नहीं, सुधारने के लिए जो सोचिए आप इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को, ये डिस्कॉम कंपनीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब बैंकरप्ट है। वो अपने सप्लायर को पैसे दे नहीं पा रहा है, इतना पॉलिटिक्स होता है उसके अंदर। तो बहुत से एक्सपर्ट कमिटीज ने बोला भाई इनको आप प्राइवेटाइज ही करना पड़ता। उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुरू किया, वो इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज ने बोला कि आप तो इंडेफिनिट स्ट्राइक कर देंगे और आपके पूरे प्रदेश में कोई बिजली नहीं होगा। तो योगी ने बोला अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे मत कीजिए, अभी ठहरिए, अब बातचीत करेंगे। बातचीत हो रहे हैं जी, 1 साल के लिए कुछ नहीं हुआ है। सच मुझको जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिफॉर्म होना है वो बहुत जरूरी है और वहां नहीं हो पा रहे। और अब ये सोचिए, अब तुम मिस्टर मोदी बोल रहे हैं, ग्लासगो गए क्लाइमेट समिट में कि हम इतना सोलर एनर्जी, इतना ये एनर्जी, इतना नया एनर्जी बनाएंगे, और सोचते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान और विलायती भी आके $10 बिलियन, $20 बिलियन, $100 बिलियन ये सब नए नए सोलर एनर्जी प्लांट पे लगाए। अजी इन्होंने बेचना है डिस्कॉम्स को। अगर डिस्कॉम सब बैंकरप्ट है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? और डिस्कॉम्स को अगर आपको देखना चाहते हैं कि उनको हराना बहुत मुश्किल है, और अब जब हम देख रहे हैं कि मिस्टर मोदी को हराया जा सकता है, जैसे किसोना के मामले में और मामलों में भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म के लिए ये बहुत बुरा दिन हुआ है। और आप देखिए, मेरे ख्याल में जो प्राइवेटाइजेशन था और जो रिफॉर्म की बात अब तक मिस्टर मोदी ने बहुत जोर से किया, अब उनका आवाज धीमा 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 होता जाएगा। ये क्लियरली काफी बड़ा मुद्दा है आज जो डिस्कशन हो रहा है बाजार में, फॉर श्योर। कितना फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन में रिफॉर्म्स के, वो तो एक बात ऐसी है जो देखी जाएगी आगे चल के। लेकिन स्पाइस जेट इज इन फोकस। ऐसे खराब बाजार में भी स्टॉक 0.5% गेन्स के साथ है, एटलीस्ट ग्रीन में टिक तो कर रहा है और फ्लैशेस आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। समीर हमारे साथ दिल्ली से वापस जुड़ रहे हैं, जो इस डेवलपिंग स्टोरी को बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो कर रहे थे। पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था कि बातचीत चालू हो गई है स्टेक सेल और मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन की कार्गो बिजनेस में। आज वापस से आए हैं समीर और ज्यादा डिटेल्स लेके। समीर बताइए ये मैटर कहां तक चल रहा है? अब तो आपके पास स्पेसिफिक कंपनी के नाम भी आ गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्पाइस एक्सप्रेस जो कि इसका कार्गो डिवीजन है स्पाइस जेट एयरलाइन का, उसकी जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया थी वो अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई है और स्पाइस एक्सप्रेस जो कि कार्गो डिवीजन है उसका इवैल्यूएशन $1.5 बिलियन आंका गया है, यानी कि तकरीबन 10,000 करोड़ की ये एंटिटी है। ये इवैल्यूएशन इसको आंका गया है और इस बात पे मुहर खुद स्पाइस जेट CMD अजय सिंह ने लगाई है कि तकरीबन 10,000 करोड़ का ये इवैल्यूएशन स्पाइस एक्सप्रेस का कार्गो डिवीजन का है। समीर तो वो कॉन्क्रीट स्टेज तक पहुंचे माना ही जा रहा है और स्पाइस जेट भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के नजरिए से इस कार्गो डिवीजन में अगले 1 से 2 महीने बड़ा ऐलान हो सकता है। और इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि जो बोइंग की कंसेशन डील, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है समीर से बातचीत करने में, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 4,500 करोड़ स्पाइस जेट के वैल्यूएशन है इस समय, उससे डबल उसका स्पाइस एक्सप्रेस का वैल्यूएशन निकल रहा है और बोइंग के साथ बातचीत चल रही। तो ये कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। Yes. आप देखिए डबल के उनकी सब्सिडी का वैल्यूएशन पेरेंट कंपनी से डबल, पेरेंट कंपनी से। और अजय मैं इनका ना बाइफरकेशन देख रहा था कि रेवेन्यू मॉडल कैसा है। 21% इनका कार्गो बिजनेस आता है टोटल बैलेंस शीट्स में एज अ रेवेन्यू, और ये बहुत अच्छा है। और दूसरा इनके पास इंटरनेशनल रूट्स भी हैं, तो कोई बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर इनको तुरंत ले सकता है, क्योंकि भारत और जो दूसरे देशों में जो लॉजिस्टिक बिजनेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे समीर जुड़ेंगे तो एक बार फिर से उनसे जरा बातचीत करेंगे। समीर आप सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? प्लीज स्टे ऑन द ओके ठीक है। लेकिन इस बीच स्पाइस जेट के चार्ट एक बार पहले फटाफट पता कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ फिर समीर जुड़ जाएंगे तो फिर उनके पास वापस चलेंगे। राजेश सर एक बार जरा स्पाइस जेट के चार्ट देख लीजिए, 77-78 पे रुका हुआ है, शेयर वापस चल सकता है क्या?
डिम्पी जी देखिए बिल्कुल चार्ट के अगर हम इसको एनालाइज करें मंथली वीकली चार्ट पे तो एक रेंज में काफी लंबा समय इसने बिताया और जिस तरीके से अब मंथली चार्ट यहाँ पे पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 79 से 80 रुपए का ब्रेकआउट होगा विद वॉल्यूम एक्शन तो ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा मंथली टाइम फ्रेम पे भी। फिर हमें लगता है इसमें पोजिशनल टारगेट जो आना चाहिए करीब 100 रुपए तक की भी अपसाइड यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। तो स्पाइस जेट को बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 72 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और इसको एक्यूमुलेट करें। और हमें लगता है कि बहुत जल्द ये स्टॉक में जो एक्यूमुलेशन एक्टिविटी है कहीं ना कहीं पूरी होते हुए दिख रही है। अब इसमें एक प्राइस एक्शन यहाँ से अपसाइड का बनते हुए दिख सकता है, 100 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में भी इसमें आते हुए दिख सकती है। 79-80 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। शेयर के अंदर मोमेंटम भी आया 1 से 1.5% तेज भी हुआ है। और अजय एक और इंटरेस्टिंग चीज मेरे को पता लगी मिस नहीं करनी चाहिए, ये है कि अगर आप देश की 3 बड़ी एयरलाइंस विस्तारा को, स्पाइस जेट को और इंडिगो को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे अच्छा कॉमर्शियल कार्गो बिजनेस जो है वो स्पाइस जेट के पास ही है। 121 एयरक्राफ्ट हैं, 1800 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, 2500 से ज़्यादा कैपेसिटी व्हीकल्स से कनेक्टेड हैं। तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है जो स्पाइस जेट के साथ है। स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने कहा है कि भारत को हम कार्गो हब बनाएंगे, इसी कार्गो चीज पे बोले वो, जरा सुनते हैं उनको। जब कोविड की कठिनाई हमें हुई तो हमने ये सोचा कि जो भी इस समय प्रॉब्लम है उसमें हमें एडवर्सिटी में कोई एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका ढूंढना चाहिए और वो मौका हमें कार्गो में मिला। उस समय कार्गो का कोई और साधन नहीं था तो हवाई जहाज में हमने कार्गो का बिजनेस को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की। जो एक 30-40 मिलियन डॉलर का बिजनेस था वो अब 350 मिलियन का बिजनेस हो गया है। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, इस समय 10,000 करोड़ के करीब की वैल्यू हम इसकी आंक रहे हैं और जो हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं उस वैल्यूएशन पे हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक अच्छा हमारा एक स्पाइस जेट का एसेट क्रिएट हुआ इस पीरियड में और उसमें बहुत ग्रोथ हम अगले कुछ वर्षों में देख रहे हैं। इंडिया का लीडिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस ये बने, ऐसा हम चाहते हैं। और इंडिया का एक जो स्थान होना चाहिए एक कार्गो का एक हब, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर नेशन भी हैं, हम एक कंज्यूमिंग नेशन भी हैं और हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन ऐसी है कि जो प्रोड्यूसर नेशंस हैं साउथ ईस्ट एशिया में और कंज्यूमिंग नेशंस हैं यूरोप और अमेरिका में, उसके बीच में हम इंडिया का स्थान है। तो कोई भी कारण नहीं है कि इंडिया का कार्गो यहाँ से उठा के गल्फ में हब किया जाए और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो मौका हमने पैसेंजर में गंवाया था वो हम चाहते हैं कि कार्गो में भारत उसका पूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाए और यहाँ पर हम बड़ा कार्गो का हब बना सकें और उसमें स्पाइस एक्सप्रेस और स्पाइस जेट एक अहम भूमिका निभाए। चलिए, तो अभी एक्सक्लूसिव खबर सुन रहे थे स्पाइस जेट पर। अब देख रहे हैं काउंटर पर रिएक्शन भी देखने को मिला है, लगभग 1.5% ऊपर अब इस वक्त कारोबार करता हुआ स्पाइस जेट का काउंटर। बाजार पर फिर से एक बार लौटते हैं और हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं, राजेश पालविया भी बने हुए हमारे साथ। राजेश, इस वक्त अगर थोड़ी सी रिकवरी बैंक निफ्टी में जरूर देखने को मिली है, क्या लग रहा है, क्या अगर यहाँ से पुल बैक का कोई अटेम्प्ट होता है तो कौन सा सेक्टर सबसे पहले पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर आप कहेंगे कि आज कॉशियस ही रहना चाहिए और कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए? देखिए प्रियंका जी, जो लेवल हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे फोकस कर रहे हैं वो है करीब 37,400 के आसपास का, ये इंट्राडे लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा, जब तक थोड़ा सा कंफर्ट जोन नहीं रहेगा बाइंग साइड में, उसके बाद ही हमें लगता है कि एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। तो स्पॉट पे 37,400 के ऊपर बैंक निफ्टी में जरूर एक रिकवरी का ट्रेड बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 17,550 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट तो वहां पे एक कंफर्ट बाइंग आते हुए दिख सकती है। हालांकि मार्केट में देखें तो सारे ही सेक्टर में दबाव तो बना हुआ है। हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में पीएसयू बैंक में एसबीआई काफी अट्रैक्टिव लेवल पे अभी अवेलेबल है। जिस तरीके से पिछले दिनों में एक जो करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक अब 480 जो कि इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यहाँ पे अच्छी जगह है यहाँ पे बाय करने के लिए। तो जो थोड़ा सा पोजिशनली ये स्टॉक को बाय करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए।
स्टॉक में देखें तो अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज इंटैक्ट है। इट मींस कि यहाँ पे इसका नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है लोअर साइड पे। तो यहाँ पे आप इसको 475 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजिशनली एसबीआई को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी को यहाँ से अगर रिकवर करना है तो एसबीआई का कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अगर मैं कंपेयर करूं अदर प्राइवेट बैंक से, स्टेट बैंक में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। तो स्टेट बैंक 475 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली बाय करें। अपसाइड में हमें लगता है 510 से 515 तक की अपसाइड में मार्केट में आते हुए दिख सकती है स्टेट बैंक में। और बैंक निफ्टी जैसे ही हमने बात करी 37,400 के ऊपर क्रॉस करेगा तो स्टेट बैंक वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छी लीड लेता हुआ दिखेगा और बैंक निफ्टी को सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स दिखे हैं जो लास्ट आधे पौने घंटे के अंदर चले हैं। जैसे एक उसमें से एक शेयर है नारायण हृदयालय, ये आधे घंटे के अंदर करीब 4% की रिकवरी दिखा चुका है। ये शेयर के बार आपको चार्ट हम इंट्राडे में दिखा देते हैं। देखिए एकदम से डिप आया और उसके बाद से स्मार्ट रिकवरी डी हाई पे है। श्रीकांत सर एक बार जरा देखना नारायण हृदयालय ठीक है क्या, कैरी फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए? आज के लॉसेस तो वैसे कंप्लीट कर चुका है जो उसने डिप दिखाए थे। बिल्कुल, देखिए अगर हॉस्पिटल के जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे तो हमें तेजी देखने मिली है और इनफैक्ट हमें लगातार उसमें तेजी देखने मिलेगी ऐसे भी लगता है। नारायण हृदयालय का अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर कॉल लेते हो तो वो बेटर है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि ये स्टॉक काफी इललिक्विड है और अगर कोई बाइंग जनरेट अगर होती है तो स्टॉक बढ़ भी जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का अगर व्यू हो, यहाँ से कम 2 से 3 महीने का अगर व्यू हो तो बिल्कुल इसे खरीदें। हमें लगता है ये स्टॉक 700 से लेकर 725 के लेवल्स दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये काफी बड़े रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो 540 और 620 इस रेंज के अंदर हमें ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा और 620 अभी काफी नजदीक का लेवल है। तो इसी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है ट्रेडर्स के लिए। बट बिल्कुल अगर आपको किसी और स्टॉक में अगर फोकस करना है तो फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया जा सकता है। आज के दिन में ये स्टॉक काफी गिरा है क्योंकि ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखिए ट्रेडर्स फैंसी स्टॉक है, लेकिन अगर इसके लोज देखें तो लोज से काफी अच्छा रिकवर हो चुका है। 268 270 के करीब बिल्कुल इसे लिया जा सकता है। आने वाले कुछ महीनों में हमें लगता है कि ये 300 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा। तो एक शेयर मैंने आपसे पूछा था, आपने वो कहा, उसकी जगह आपने फोर्टिस कह दिया कि फोर्टिस को ध्यान में रखिए। एक शेयर मैं और आपसे पूछता हूँ, वो है गोदरेज एग्रोवेट। जरा इसको भी देखिए, इसकी भी रिकवरी इंटरेस्टिंग है आज की। एक बार जरा इस पे आपका व्यू पॉइंट सर। बिल्कुल, जहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा हम उसे बिल्कुल रिकमेंड करते हैं और हमें लगता है कि गोदरेज एग्रोवेट अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। बट चूंकि ब्रॉडर मार्केट में अगर तेजी होगी तभी ये सब मिड कैप स्टॉक चलेंगे, ऐसे भी हमें लगता है। तो आज की रिकवरी नो डाउट अच्छी है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो करंट लेवल से लिया जा सकता है, क्योंकि 740 वाला स्टॉक एक 50% के रिट्रेसमेंट पे आ चुका है, तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। और यहाँ से एक लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा, कम से कम 3 से 6 महीने का नजरिया रखेंगे तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक बाउंस बैक करके 660 से लेकर 670 के लेवल्स दिखा सकता है। ऑलराइट, तो इस वक्त फर्टिलाइजर और साथ ही एग्रो स्पेस से एक और काउंटर जहां पर यहाँ पर रिकवरी या फिर यहाँ पर लेवल्स अच्छे दिखाई देते हुए, साथ ही श्रीकांत आप बाजार में अगर यहाँ पर फंडामेंटल व्यू पर जाहिर तौर पर आप चार्ट्स देखेंगे, टेक्निकल व्यू शेयर करेंगे, लेकिन अगर ऐसी गिरावट में जो फंडामेंटली अच्छे काउंटर्स हो जिन्हें आपको ऐड करने की सलाह देनी हो तो क्या आप बजाज फाइनेंस को यहाँ ऐड करने की सलाह देंगे? देखिए आज 5.5% टूटा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे महीने की बात करें तो लार्ज कैप स्पेस में सबसे ज्यादा गिरावट जो रही है वो हिंडाल्को में रही थी। क्या ऐसे काउंटर्स अट्रैक्टिव लगते हैं आपको या फिर अभी वेट करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट मार्केट का जो करेक्शन है वो एक्सटेंडेड करेक्शन है और 18,600 वाला निफ्टी अगर आप देखें तो कम से कम 17,200 300 के करीब आ चुका है। और अगर आप पास्ट में भी अगर आप देखें तो जो मार्केट ने करेक्शन किया है वो 1200 से 1400 पॉइंट का करेक्शन किया है और उसके बाद मार्केट एक स्टेबिलिटी लेते हुए फिर रिकवर हुआ है। इस बार भी करेक्शन हो चुका है, शायद करेक्शन एक आध दिन और चल भी सकता है क्योंकि न्यूज फ्लो वैसे है, लेकिन हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस जो एक 8,000 के करीब ट्रेड कर रहा था अभी 7,000 के करीब आ चुका है, तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। आने वाले दिनों में हमें बिल्कुल यहाँ पे भी रिकवरी देखने मिलेगी और हमेशा इस स्टॉक ने फंडामेंटल्स को सरप्राइज किया है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है 7,000 के करीब, तो 7,000 6,950 इस रेंज के करीब इसमें बढ़िया सपोर्ट है। बट करंट लेवल से इसे लॉन्ग कर ले और साथ ही साथ हमें लगता है कि हिंडाल्को
नाल्को, इनमें अगर आप देखें तो उतना करेक्शन नहीं देखने मिला है जितना इनफैक्ट करेक्शन हमने पिछले कई दिनों में देखा था। और अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते एल्यूमिनियम, कॉपर और साथ ही साथ जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड सेक्टर्स थे या कंपोनेंट्स थे या कंपनीज थे, उनमें अच्छी तेजी हमने यूएस मार्केट्स में देखी थी। तो हमें लगता है कि टिंडाल को भी करंट लेवल से बाय करें, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। करंट लेवल से अगर बाय करते हैं तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय करते हो तो 430 का स्टॉप लॉस रखें, और अगर पोजिशनल व्यू से बाय करते हो तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे ऐड करने के बाद अगर कोई भी करेक्शन आए तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। करेक्ट, राइट। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, रियल एस्टेट पैक हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स इसके लिए सारी फंडामेंटल रीजंस इंटैक्ट है। अभी फिलहाल ये एक सेल ऑफ में ही पार्टिसिपेटरी सेक्टर चल रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट हमने देखा कि अच्छा खासा इसमें भी सेल ऑफ पिछले 2-3 दिन में आ चुका है। क्या अभी लेवल्स पर है जहां से बाइंग हो सकती है या फिर रुकना चाहिए अभी? देखिए, मार्केट में सारे ही सेक्टर में जरूर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को हम एनालाइज करें तो अभी भी ये सेक्टर का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो शॉर्ट टर्म सेटअप भी इन सारे स्टॉक्स के अभी भी पॉजिटिव है। हमें लगता है प्रेस्टीज एस्टेट की अगर स्पेशली बात करें तो ये स्टॉक अब अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसमें करीब 435-440 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। ये स्टॉक की अगर हम वीकली सेटअप पे देखें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल यहाँ पे बाय करने की। ये स्टॉक को 428 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और इसको बाय किया जा सकता है। अगर इसी सेक्टर में हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो एक पोल्टे पाटिल को भी अगर हम देखें तो वो स्टॉक भी एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 297 के आसपास अभी स्टॉक अवेलेबल है। इसमें हमें लगता है कि ये स्टॉक 285 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, तो हमें लगता है स्टॉक आगे आने वाले दिनों में जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा तो ये सेक्टर में वापस आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख सकती है। कोल्टे पाटिल के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 330 तक के शॉर्ट टर्म के हिसाब से। हालांकि अगर इस सेक्टर में लीडर्स की बात करें तो डीएलएफ में जरूर एक नियर टर्म चार्ट पे वीकनेस बनी, बट अगर इसको देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी ये स्टॉक एक पॉजिटिव दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो 385 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस है। 402 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई भी अगर वॉलेटिलिटी में थोड़ी और डिप मिलती है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डीएलएफ में भी अगर हम देखें तो मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक अच्छी लेवल पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 430 इसका अपसाइड का टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में पुल बैक में वापस बनते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट में बंद होने का समय अभी सिर्फ 4 मिनट रह गए, लेकिन आज अच्छी स्मार्ट रिकवरी है। राजेश सर, जब हम बैंकिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, देखिए क्या अच्छा पुल बैक आया है। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों ही एक साथ टूटे हुए हैं, क्योंकि आप तो एक्सेस सिक्योरिटीज के हैं, तो एक्सेस तो मैंने इसलिए पूछा ही नहीं। तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों में से कोई एक लेके जा सकता हूं या मैं लेना चाहता हूं तो क्या लूं? तो दोनों स्टॉक्स में से जो लेना है उसमें आईसीआईसीआई बैंक रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्टॉक में एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज से आज सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ से 744 ये स्टॉप लॉस से बाय करें। छोटा ही स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट आज के लो के पास का स्टॉप लॉस रखे और उसमें बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। और रिकवरी में जो यहाँ से एक पुल बैक ट्रेड बन सकता है वो 775-780 तक की अपसाइड दिखा सकता है। तो जो लोअर साइड से करीब 400-500 पॉइंट का जो बैंक निफ्टी में एक पुल बैक बना है, हमें लगता है कि ऑलमोस्ट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से इन दोनों इंडाइसेस में एक पुल बैक बना है। कल भी थोड़ी कंटिन्यूटी पुल बैक की आते हुए दिख सकती है। हालांकि अभी भी नियर टर्म सेटअप वीक है, लेकिन पुल बैक का ट्रेड जरूर बनेगा, क्योंकि हम एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में यहाँ पे ट्रेड करें तो एक पुल बैक जरूर इसमें बनते हुए दिख सकता है। ठीक है श्रीकांत सर, बस मेरे को आपसे यही पता करना है कि रिलायंस में और गिरावट तो नहीं आएगी, या फिर आज की गिरावट के बाद कहीं आपको बेस फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जैसे अजय भी आप सुबह बता रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वापस से डील को नेगोशिएट करके आए और डील वापस नए पैमाने पर भी आ सकती है। जरा आप मेरे को बेस चेक करके बता दीजिए बस, आज की गिरावट खबर का हो गया ना इम्पैक्ट खत्म? इनफैक्ट अगर आप अजय जी अगर इसके चार्ट को देखते हो तो पिछले एक साल में, यानी कि पिछले सितंबर से लेकर ये सितंबर तक, ये स्टॉक ने 2350 के नीचे काफी बड़ा वक्त निकाला था और एग्जैक्टली सितंबर में हमने एक ब्रेकआउट देखा, उसके बाद एक रैली देखी और अभी करेक्शन के बाद आज के दिन में अगर आप देखें तो 2351 का लो बना है। तो ये काफी क्रिस्टल क्लियर पैटर्न है, यानी कि जो बोलते हैं ना बुकिश पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल इसे लिया जा सकता है। बहुत ही अगर एक्यूरेटली अगर इसको टाइमिंग करना है, अगर इसके ऊपर अगर टाइमिंग करना है
तो मुझे लगता है शायद ऐसा हो सकता है कि 2300 के नीचे स्टॉक आए, क्योंकि वो करेक्टिव पैटर्न का एक कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ से एक पोजिशनल व्यू लेना है तो बिल्कुल इसी लेवल से, यानी कि 2360-65 के लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक कम से कम 2500 के लेवल्स के करीब दिखाई देगा। ठीक है, वापस एक इंटरेस्टिंग मूव 2500 के लेवल पे आ सकते हैं। अजय, पूरे चांसेस हैं कि नेगोशिएट होकर वापस आएगी डील? देखिए, उस समय जब ये डील पहली बार 2019 में अनाउंस हुई तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि रिलायंस का भाव उस समय 1400 रुपये था। आज 2500 रुपये का भाव हो गया है और सिचुएशन चेंज हो गई है। क्या अभी वही अर्जेंसी है पैसे रेज करने की कंपनी को? ये सोचने की बात है। हाँ, ये तो खैर बात है। और उस समय खैर दौर भी कोविड का था, अब तो खैर मुझसे थोड़ा बाहर भी निकल के आ चुके हैं। और जब समय डील हुई थी उस समय ग्रीन एनर्जी का दूर दूर तक नाम भी नहीं था रिलायंस इंडस्ट्रीज में। वो ना उन्होंने फंड बनाया था, ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अब तो खैर ग्रीन एनर्जी का नाम भी आ चुका है, फंड भी आ चुका है, 75,000 करोड़ का भारी भरकम नाम आ चुका है। खैर ठीक है, कल देखते हैं। आज लग तो रहा है कि बेस बन गया, 2500 का भाव वापस आ सकता है। लेकिन हाँ, बाजार इस समय बंद होने की कर रहा है तैयारी। सेंसेक्स के अंदर आज 1000 अंकों से ज्यादा का नुकसान है। आज सबसे बड़ा जो कंटेंडर जो बाजार को वीक करके गया था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, नो डाउट। आज सुबह जो रिलायंस पे खबर आई थी उसने ही आज सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाई। इसके अलावा इसके और भाई भी थे, 2 भाई और, यानी कि बजाज फिन और फिनसर्व दोनों ही आज 5% टूटे हैं। टाटा मोटर्स ने भी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, ओएनजीसी भी टूटा है। ये बल्कि रिलायंस से ज्यादा टूटे हैं एथिकली अगर परसेंटेज में देखा जाए, क्योंकि रिलायंस की जो गिरावट है वो 4.5% है और बजाज फिन और फिनसर्व की गिरावट करीब 5% के आसपास की है। जिन्होंने आज बाजार को संभाला वो था भारती एयरटेल। प्रीपेड के इन्होंने दाम बढ़ाए 20 से 25%, उसका बेनिफिट मिला। एशियन पेंट, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, ये कुछ वो शेयर्स हैं जो आपको आज हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे होंगे। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर में है, तो आपको पता लग जाएगा 1600 शेयरों के मुकाबले सिर्फ 300 शेयर ही बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। यानी कि जो पुल बैक आया उसमें कुछ ज्यादा शेयर्स ने पुल बैक पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का पुल बैक जरूर आपको नोटिस किया होगा। यही एक आज की थीम रही है कि हाँ, जो लास्ट सेकंड में कुछ जो थोड़ी बहुत आई है वो सिर्फ बैंकिंग में आई है। अब आते हैं आज के छोटे और मझोले शेयर्स के अंदर कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर बना। वो था इंडियन बैंक, ऑयल इंडिया, शोभा लिमिटेड। इन सब की गिरावट 7 से 8% से ज्यादा की थी। और जो मिड कैप के गेनर्स बने उसमें था वेदांता 7% ऊपर, वोडाफोन, इसका एक लैग इफेक्ट आया जो भारती एयरटेल ने दाम बढ़ाए उस 7%, हालांकि 10 रुपए का शेयर है, पैसों में तो सिर्फ 70 पैसे ही बढ़ा है। थर्मैक्स 4-4.5% ऊपर है। एक असाई इंडिया ग्लास, कई दिन से हम आपको नोटिस करवा रहे हैं, आज भी नोटिस करवाया, वो 1 से 1.5% है। और टीसीआई एक्सप्रेस नाम की कंपनी है जो कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई है, वो भी आज मिड कैप कैटेगरी के अंदर 2 से 2.5% बढ़कर आज बंद होती हुई दिखी है। तो कुल मिला के मार्केट का मूड आज, क्योंकि चौतरफा नेगेटिव खबरें थी तो इसलिए टूटा, लेकिन सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने उम्मीद तो जगाई है कि शायद अपना आज एक बेस तो बना के गए हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है और अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। मेरे को और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अजय को और प्रियंका को भी आप इजाज़त दे सकते हैं। आज का दिन तो बहुत थकाने वाला था, कल नई ऊर्जा नए जोश के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।